ये अपने श्री जी लेकर के आए हैं, तो उनकी तरफ से और हम सभी की तरफ से बहुत हाथ धन्यवाद। लगाओ। हाथ लगाई ना आप। देखना भैया, फोटो वोटो अच्छा आना चाहिए। हो गया। किताब दिख रही कि नहीं? किताब दिख रही कि नहीं दिख रही? किताब दिख रही नहीं, किताब उसमें सावरकर जी को हो सकता है। ये देखिए, किताब तो ये है। एक इधर से ले लीजिए, एक यहाँ बीच में से ले लीजिए। बीच में से। ये बहुत पुरानी पुस्तक है। और ये जो है आजन्म कारावास जो है उसका ये हिंदी का प्रथम संस्करण है। ये मराठी का है। मराठी से अनुवाद हुआ था। वो जो लक्ष्मण दामोदर नवरे हैं, विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक का अनुवाद जो है लक्ष्मण दामोदर नवरे ने किया था। तो ये इसको आप पढ़ेंगे तो इसको आनंद आएगा आपको। आदरणीय मित्रों, आज हम वीर सावरकर जी की स्मृति के निमित्त चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। वीर सावरकर जी का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से कांग्रेस पार्टी के लोग, कई हमारे वामपंथी मित्र इतिहास को गलत तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। इतिहास के सबसे बड़े नायकों जिन्होंने इतिहास को दिशा दी है, और आज हम जिस भी रूप में, जिस शक्तिशाली रूप में अपने विचार के साथ भारत में खड़े हैं, उसमें वीर सावरकर जी का अतुलनीय योगदान है। और उस योगदान की चर्चा करने से पहले ये ज़रूरी है कि पिछले 150 वर्षों का भारत का जो इतिहास है उसका हम चर्चा शुरू करें। पहली बात तो यह है कि 1857 के बाद देश में बड़े निराशा का माहौल था, और वो दौर जब सावरकर जी का जन्म हुआ 1883 में, सारा देश उसमें निराशा से उबरने की कोशिश कर रहा था। 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में बंगाल में और महाराष्ट्र में कई सांस्कृतिक संगठन बने। उद्देश्य ये था कि 1857 का जो विद्रोह जिस तरह से असफल हुआ है, तो वो वैकल्पिक रास्ते कैसे हो सकते हैं जिसके जरिए भारतीय समाज को एकजुट किया जाए, भारतीय परंपराओं को आने वाली शताब्दियों तक बनाए रखा जाए, और आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता का सूरज देखना किस तरह संभव हो। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर ही अंदर सारे हिंदुस्तान में तूफान था, और उसकी वजह से छोटे छोटे सांस्कृतिक संगठन भी बन रहे थे, चाहे वो बंगाल में टैगोर बंधुओं ने शुरू किया हो, चाहे वो महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने शुरू किया हो। छोटे छोटे संगठन थे, लेकिन अंदर ही अंदर राष्ट्र पे हिलोरे मार रहा था। इन सारी परिस्थितियों के बीच में उस समय दुनिया भर में भी कई अलग अलग तरीके से परिवर्तन हो रहे थे। करीब 100 साल पहले फ्रांस में क्रांति हुई थी। रूस में भी क्रांति का एक दौर हुआ था, क्योंकि वास्तविक क्रांति मानी जाती 1917, लेकिन उसके पहले भी रूसी समाज भी अंदर ही अंदर बदल रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय समाज का, अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों का भी भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ रहा था। वैकल्पिक रास्ते क्या हों और फिर देश में क्रांति की ज्वाला जले, इस पर बहुत सारे लोग सोच रहे थे।
ऐसे में अंग्रेज़ों को लगा कि अगर देश में क्रांति के संबंध में हेलो भैया, अभी चर्चा में हूँ ना, 5 बार क्यों कॉल कर रहे हैं? जो क्रांति का बिगुल बज गया वापस, तो शासन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि एकदम वो शुरू होना भी संभव नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक दिशा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और उसका उद्देश्य ये था कि भारत में जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हो रही है, स्वदेश के प्रति जागरूकता हो रही है, उसका एक दिशा दी जाए कि भारत की नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं उसको हम किस तरह मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क के जरिए पूरा कर सकते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में। एक बड़ा फोरम बना, लेकिन ख़ास तौर पर शुरुआती वर्षों में इसमें केवल वो लोग थे जो अंग्रेज़ों द्वारा पसंद किए जाते थे, और ऐसी फोरम बनाना चाहते थे जिससे भारतीयों की अपेक्षाएं कुछ अंशों में पूरी हों, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन को कोई आँच ना आए। तो इन्हीं वर्षों में देश के कई अंचलों में, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में और बंगाल में, क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुईं। 1980 के दशक में, 90 के दशक में, 1880 के दशक में, 90 के दशक में, और 1900 के दशक में, 1910 के दशक में। तो ऐसे ही दौर में वीर सावरकर जी किशोर हो रहे थे, युवा हो रहे थे। उनकी राजनीतिक गतिविधियों या स्वातंत्र्य से संबंधित गतिविधियों से चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि वीर सावरकर नाम कैसे पड़ा। तो जब वो केवल 12 वर्ष के थे तो उनके गांव में कुछ उन्मादी मजहबी लोगों का बड़ी संख्या में उन्होंने हमला कर दिया। कुछ लोगों से छोटा मोटा डिस्प्यूट हुआ, मजहबी रंग दिया, और कुछ लोगों पे उन्होंने अत्याचार करने की कोशिश की। तो बहुत छोटी उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, विनायक सावरकर जी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया कि भैया निकलो, ये बाहर के गांव के गुंडे आए हैं और आप जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा। उन्होंने, उस गांव में उतने युवा नहीं थे, उन्होंने गांव भर के लोगों को इकट्ठा कर लिया, और जो भी उनके पास लाठ पत्थर जो भी था वो सब इकट्ठे हो गए। तो इनकी हिम्मत देख के उन मजहबी उन्मादियों की भीड़ को भागना पड़ा। और उसके बाद 12 वर्ष की उम्र में गांव के लोगों ने कहा कि यार ये तो वीर है, इसका नाम वीर सावरकर होना चाहिए। तब से उनको वीर सावरकर, ये कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत या दूसरी तरह से बहुत सारी राजनीति में जो चीज़ें होती हैं उसके तहत उनका नाम नहीं था। बचपन में गांव वाले ने उनका नाम रख दिया था, क्योंकि वो बहुत बड़े संख्या में जो उन्मादी लोग थे उनको उन्होंने भागने के लिए विवश कर दिया था। मित्रों, बचपन में बहुत मेधावी व्यक्ति थे वो, और जैसा हमने चर्चा की कि दो तरह की बातें चल रही थी उस समय, कि मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क में किस तरह भारत के नागरिकों को उनके अधिकार मिल सकते हैं, या दूसरी बात क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए किस तरह भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही शुरुआती दौर में जो कुछ भी रहा हो, लेकिन 1890 के दशक में और 1900 के दशक में ये बातें आने लगी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की जो बात की जाती है, लीगल फ्रेमवर्क की जो बात की जाती है, उसके अंतर्गत खाली हम बात करेंगे तो भारत के नागरिकों को अधिकार मिलना मुश्किल होंगे। और इसलिए जब दुनिया भर में क्रांतियां हो रही हैं तो भारत में भी सशस्त्र क्रांति होना चाहिए। बंगाल में ख़ास तौर पर अनुशीलन समिति का मैंने जिक्र किया। अनुशीलन समिति के नाम से पूरे बंगाल में बड़े स्तर पर सैकड़ों की संख्या में समितियां बनी, और उसके ज़रिए हज़ारों लोग क्रांतिकारी आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवृत्त हुए। उसी दौर में वीर सावरकर जी ने, जिनके बारे में सप्रे जी ने बताया, बचपन से बहुत मेधावी छात्र रहे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने लेख लिखना शुरू किया, कविता लिखना शुरू किया। एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा कि 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अब आज के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन उस समय शब्द कहना भी मुश्किल था, क्योंकि 1857 को गदर के रूप में प्रचलित किया गया था, और उसको स्वतंत्रता संग्राम कहना मतलब
हिंदुस्तान के नागरिकों के बीच में कोई अलग तरह की ज्वाला जगाना था। तो जैसे ही इसके पहले प्रकाशन की खबरें आईं तो सावरकर जी उनकी नज़रों में खटक गए। लेकिन उस समय भारत और ब्रिटेन में जाने आवाजाही में, क्योंकि भारत उनकी कॉलोनी था, आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं थी। सावरकर जी उस समय ब्रिटेन में पढ़ा करते थे और ब्रिटेन में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते थे और उनके लिए एकजुट होना बहुत बड़ी समस्या लंदन में नहीं थी। तो लंदन में एक बहुत बड़ा संगठन उस समय के क्रांतिकारी नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, उन्होंने बनाया हुआ था इंडिया हाउस के नाम से। श्यामजी कृष्ण वर्मा गुजरात के एक बहुत बड़े ज़मींदारी परिवार से थे और उन्होंने फ्रांस में भी और लंदन में भी ऐसे बड़े संगठन भी खड़े किए, उनको संसाधन भी मुहैया कराए और हजारों युवाओं को राष्ट्र प्रेम की तरफ प्रेरित किया। तो इंडिया हाउस के जरिए वो ब्रिटेन में जाने वाले छात्रों को, क्योंकि वही छात्र आगे जाकर भारत में, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो, चाहे वो दूसरे क्षेत्र हो, यहाँ पे लीड करने वाले थे, तो वहाँ पर वो राष्ट्र प्रेम की ज्वाला जगाते थे। तो जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर ये पुस्तक छपी तो अंग्रेज़ों लोग हिल गए कि अगर ये प्रचलित हो गई, सारी जनता के बीच सारी बातें पहुँच गई, तो भारत को बहुत जल्दी छोड़ना पड़ेगा। और इसी किताब के बाद जो ज्वाला जगने लगी थी और 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ घोषणाएं की बड़ी बड़ी कि साहब ये जो विद्रोही गतिविधियां चल रही हैं, बड़े क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम एक बड़े सुधार करने जा रहे हैं जिसके ज़रिए भारत में नागरिकों को उनके अधिकार मिलेंगे। लेकिन वो एक भुलावा था और उसके ज़रिए कुछ नहीं हुआ। आप सबको ध्यान होगा कि देश के इतिहास में मदन लाल ढींगरा जी एक बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। उन्होंने एक बड़े निर्दयी जो अंग्रेज अधिकारी रहे थे भारत में, और भारत में हजारों नागरिकों को परेशान करने के लिए कुख्यात थे, तो मदन लाल जी ढींगरा ने उनकी गोली मारकर हत्या की। और जब उनकी हत्या हुई तो ब्रिटिश सरकार हिल गई कि ये तो बहुत बात आगे बढ़ गई है। जो छात्र लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं वो अगर इस तरह क्रांतिकारी बातों में शामिल हो गए तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो मदन लाल ढींगरा जी के पक्ष में जो भी खड़ा हुआ वो उनके निशाने पे आ गया। इंडिया हाउस में उस समय जो गतिविधियां चल रही थीं उसमें सावरकर जी अग्रणी थे और मदन लाल ढींगरा जी की फांसी की सज़ा के खिलाफ उन्होंने व्यापक रूप से जनसंपर्क किया छात्रों के बीच में। हजारों बड़े प्रभावशाली इंडियन वहाँ रहते थे, उन सबको जागरूक करने का प्रयास किया, उनको कानूनी मदद मुहैया कराने का प्रयास किया। तो इन सारी बातों से अंग्रेज़ सरकार ने उनके खिलाफ मामला बनाया कि राजद्रोह का मामला है और उनको गिरफ़्तार किया। अब जब उनको गिरफ़्तार हुए वो, तो गिरफ़्तारी के बाद उनको भारत में लाने के लिए जहाज़ पर सवार किया गया। वहाँ पर जैसा सप्रे जी ने बताया कि फ्रांस की जैसी सीमा आई, समुद्री सीमा, वो समुद्र में कूदे और तैरकर वो फ्रांस की सीमा में पहुँच गए। फ्रांसीसी पुलिस के लोगों ने उनको गिरफ़्तार किया, लेकिन पीछे पीछे कुछ ब्रिटिश सैनिक भी पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमारा कैदी है। थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ और गलती से फ्रांस के सैनिकों ने उनको छोड़ दिया। ये सारा मामला इतना सरल नहीं था, ये मामला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी चला। उस समय इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए एक बड़ी अदालत थी जिसमें बाद में फ्रांसीसी सरकार ने ये गलती मानी कि हमारी तरफ से जो सावरकर जी को ब्रिटिश लोगों को सौंपने का फ़ैसला हुआ है वो मानवीय दृष्टि से गलत है और अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक शरण मांगने के लिए किसी दूसरे देश में पहुंचता है तो इस तरह पुलिस उसको सुपुर्द नहीं कर सकती है। निश्चित तौर पर सावरकर जी का सारा मामला जो था वो इस बात से जुड़ा हुआ था कि उनको फ्रांस में शरण मिल जाएगी और वहाँ से वो राजनीतिक गतिविधियाँ शरणार्थी के रूप में शुरू कर सकते हैं, या उनको शरणार्थी के रूप में रहने को तो मिल ही जाएगा। जो जजेस थे उन्होंने भी इस बात को माना कि पुलिस ने बिल्कुल गलत किया है फ्रांस की और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन
सावरकर जी चूँकि उनके पास पहुंच चुके थे ब्रिटिश सेना सिपाहियों के पास, और इसलिए जो उनकी वापसी नहीं हो पाई फ्रांस में। बाद में उन्हें भारत में लाया गया और उनको 2 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हज़ारों लोग शामिल हुए, लाखों लोग शामिल हुए। उनमें से कुछ बहुत सारे दावे करते हैं कि साहब हमने बहुत बड़ा बलिदान कर दिया है, लेकिन आप इतिहास में देखेंगे कि कुछ कुछ महीने की उनको सजाएं होती थीं और वो रिहा कर दिए जाते थे। बहुत बड़े बड़े नेता जो केवल नज़रबंदी की तरह रहते थे, उस समय के आगा खां पैलेस जैसी लग्जरियस जगह पर ठहराए जाते थे, उनके भी बड़े बड़े बलिदान की बातें होती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने वास्तव में बड़ा बलिदान किया, जिनको 2-2 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, ऐसे वीर सावरकर को स्वतंत्र भारत में ना तो सही सम्मान मिल पाया और ना तत्कालीन कांग्रेसी सरकारों ने उनको मान्यता देने की कोशिश की, क्योंकि उनको हमेशा डर बना रहा कि वीर सावरकर एक दार्शनिक के रूप में जितने विद्वान आदमी हैं और जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा देने के लिए जो कुछ भी लिखा है, वो कांग्रेस जैसे वर्ण संकर संगठनों के लिए घातक हो सकता है। हम सब आज हिंदुत्व शब्द का बहुत प्रचलित तौर पर उपयोग करते हैं, लेकिन आप सबको मालूम है कि हिंदुत्व शब्द कहाँ से आया। हिंदुत्व शब्द को सावरकर जी ने प्रचलित किया, उसकी व्याख्या उन्होंने की, तो ये दूसरा बड़ा काम था। सबसे पहला बड़ा काम उनका कौन सा है कि उन्होंने 1857 का जो संग्राम था उसको कहा यह पहला स्वतंत्रता संग्राम है, और इससे सारे देश में एक जागृति पैदा हुई कि पहला हुआ है तो दूसरे की भी ज़रूरत पड़ेगी, तीसरे की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन स्वतंत्रता की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदुत्व है वो भारत की प्राणवायु है। 1910 के दशक में या 20 के दशक में भारतीय समाज में भ्रम फैलाने की कुछ कोशिशें शुरू हुई। 1919 में खिलाफत आंदोलन के साथ जाकर कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक गलती की, जिसकी वजह से आगे चलकर कुछ दशकों में माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ा कि भारत का विभाजन हुआ। 1919 से लेकर 1923 के बीच में भारत में खिलाफत आंदोलन के नाम पर कुछ गतिविधियां चली, लेकिन 1922-23 में जब कांग्रेस पार्टी ने उसको वापस लेने का प्रयास किया तो देश भर में व्यापक पैमाने पर दंगे हुए। उस दंगों में हिंदुओं की कोई गलती नहीं थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने तुर्की के खलीफा को मान्यता दी जाए या ना दी जाए अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक समुदाय को गाइड करने के लिए, इस विवाद के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया। और जब खिलाफत आंदोलन में कुछ हिंसा की घटनाएं हुई, कुछ दूसरी तरह की घटनाएं हुई, तो कांग्रेस ने विड्रॉ किया। लेकिन यहाँ के उन्मादी जिहादियों ने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू किया। तब सावरकर जी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन तो हमें बड़ा नहीं है, लेकिन इस देश में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो कुछ तत्व या कुछ समुदाय हिंसा के जरिए आने वाली पीढ़ियों में भारत को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो इस देश के जो हज़ारों वर्षों से रहने वाले लोग हैं, जो हिंदू हैं, अगर वो सैन्य रूप से तैयार नहीं हुए तो दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने एक बड़ी हाइपोथेसिस दी, बड़ा सिद्धांत दिया कि भारत के हिंदूकरण की ज़रूरत है और हिंदुओं के सैनिकीकरण की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक एक समुदाय के रूप में भारतीय समाज एक नहीं होगा, एक कौम के रूप में एक नहीं होगा, तो विभाजनकारी गतिविधियां चलती रहेंगी। और कांग्रेस में कुछ लोगों ने 1910 के दशक में, 20 के दशक में, 30 के दशक में जिस तरह सरेंडर किया विभाजनकारी गतिविधियों के सामने, जिसकी वजह से इस देश का विभाजन हुआ, तो हम समझ सकते हैं कि सावरकर जी ने समय रहते इन सारी नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचान लिया था। और अगर सारा देश बहुसंख्या में उन प्रवृत्तियों को समझ पाता तो इस देश का विभाजन नहीं होता। सावरकर जी ने कहा कि
हिंदू कौन है। तो उस समय जैसा यहाँ पे भी हमने आज के दौर में देखा, दिग्विजय सिंह जैसे लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि साहब वो फलाने तरीके से जो पूजा करे वो हिंदू है, या इन संतों को माने या नहीं माने वो हिंदू। ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू वो है जो इस देश की हजारों साल की परंपराओं का सम्मान करता है और उसका अनुपालन करता है। एक बात उसको और ज़्यादा क्लियर करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदू वो है, हिंदुस्तान जिसकी मातृभूमि है, हिंदुस्तान जिसकी पितृभूमि है और हिंदुस्तान जिसकी पुण्य भूमि है। जब ये तीनों बातें होंगी तो हम उनकी इंटेग्रिटी में, यहाँ की एकात्मता में, और एकात्मता ईमानदारी के साथ, तब हमें कोई संदेह नहीं रहेगा। इसमें पुण्य भूमि के साथ तो समझौता हो सकता है कि साहब लोग ऐसे धर्मों को मान सकते हैं जिनकी पुण्य भूमि भारत ना हो, दूसरे देशों में हो, लेकिन कम से कम इस देश के नागरिकों को इस देश को मातृभूमि और पुत्रभूमि तो मानना पड़ेगा। जो ये कहते हैं कि साहब 800 साल पहले हम कजाकिस्तान से आए या उज्बेकिस्तान से आए या अफ़गानों के वंशज हैं, अगर वो उन प्रवृत्तियों को भारत में लगातार बढ़ाते रहना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की एकात्मता के लिए ठीक नहीं होगा। और इसीलिए सावरकर जी ने कहा कि भारत के हिंदूकरण की ज़रूरत है। लेकिन देश का इतिहास भी अपनी जगह था कि हिंसा के जरिए, उन्माद के जरिए, मजहबी उन्माद के जरिए इस देश को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। भारत के ज़्यादातर लोग चूँकि इस तरह की प्रवृत्तियों में लिप्त नहीं है। भारतीय समाज एक सिविलाइज समाज है हज़ारों सालों से। हम कोई कबीलाई समाजों की तरह नहीं है कि उठे और हथियार लेके चल दिए। हम एक सभ्य समाज की तरह थे जिनमें लड़ना किनको ये तय था। बाकी लोग किसानी किसको करनी है वो किसानी करता था, व्यापार किसको करना है व्यापार करता था, दूसरी सामाजिक काम किसको करना है व्यापार। तो सारा कोई भीड़ की तरह हम उन्मादी नहीं हो जाते थे। लेकिन उन प्रवृत्तियों को सावरकर जी ने समझा कि इनको समझने की ज़रूरत है समय के साथ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय समाज उस समय उन प्रवृत्तियों को नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के समय की जो प्रवृत्तियाँ थीं उसके संबंध में भी कांग्रेस के द्वारा लगातार गलत बयानी की जाती है। 1930 के दशक में, 40 के दशक में जो भी आंदोलन हुए, सावरकर जी ने देश के सामने हिंदू महासभा के जरिए अपनी ये सारी बातें सामने रखने का प्रयास किया था। अगर भारतीय समाज उस समय हिंदू महासभा के पीछे होता तो शायद देश के विभाजन का जो दर्द हमको सहना पड़ा वो नहीं सहना पड़ता। और जो गलत बयानी कांग्रेस के लोग करते रहे सावरकर जी की थियोलॉजी के संबंध में, उनके दर्शन शास्त्र के संबंध में, वो अगर धुंध नहीं छाई रहती तो निश्चित तौर पर बहुत सारे इतिहास की जो दुखद घटनाएं वो ना हुई होती। जब सावरकर जी का देहावसान हुआ तो जो सबसे बड़ी टीस उन्हें थी वो ये थी कि अखंड भारत कैसे होगा। तो कुछ जो उनके मित्र थे उन्होंने दिलासा देने की कोशिश की कि सावरकर जी आपके जाने का समय अभी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, 100 साल भी रह सकता हूँ, 150 साल भी रह सकता हूँ, अनंत काल तक ज़िंदा रह सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई मुझे समूह वादा करे कि वो मुझे अखंड भारत के दर्शन करा देगा। लेकिन दुख की बात थी कि 60 के दशक में भारत में कांग्रेस इतनी प्रभावी हो चुकी थी कि कोई ये वादा करने की स्थिति में भी नहीं था कि अखंड भारत कभी बन सकता है। दुर्दैव की बात है कि आज भी भारतीय समाज में इस तरह की चर्चा नहीं होती है कि जो हिंदुस्तान कई हज़ार साल तक एक था वो क्या केवल इस वजह से कि कुछ लोगों ने अपनी पूजा का तरीका बदल लिया है। वो पूजा पद्धति बदलने के कारण वो ये भी कहने लगे कि साहब हमारे बाप दादा भी कोई और लोग थे और इस देश का हमेशा से रिश्ता टूट जाए और वो हमेशा से हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं। ऐसी बुरी स्थिति इस देश में आज भी बनी हुई है और उस समय 60 के दशक में भी थी। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि सावरकर जी ने जो कुछ हिंदुत्व के संबंध में कहा है उस अवधारणा को सही संदर्भों में भारतीय समाज तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपने 50-60 साल के अपने प्रभाव के शासन में हिंदुत्व को चुनौती मानते हुए हमेशा सावरकर जी को कटघरे में रखने की कोशिश की। जब 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई
तो नाथूराम गोडसे उसमें आरोपी थे और उन्हीं को सज़ा हुई, लेकिन उस कृत्य के पीछे बहुत सारे लोगों को गलत ढंग से फंसाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की। सावरकर जी उनमें से एक थे। बाद में अदालत ने सावरकर जी को ससम्मान बरी किया, लेकिन कांग्रेस की बदनीयती समझी जा सकती है। जो 1984 में जिस तरह सिख दंगों के सामने आई कि पृष्ठभूमि कोई और होती है, आरोपी कोई और होते हैं और निशाना किसी और पर लगाया जाता है, तो ऐसी कांग्रेस की दुष्प्रवृत्ति आज तक भी भोपाल के चुनाव के समय भी दिखी, और भोपाल के समय हमें सब ये सारी बातें चर्चा में आईं। तो ये सारी बातें आज भी मौजूद हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सावरकर जी के विचारों को प्रसारित करने का प्रयास करें, और अखंड भारत का जो सपना उन्होंने देखा था, कम से कम विचार करने की तो ज़रूरत है कि जो देश 1000 साल तक, 10,000 साल तक, हज़ारों हज़ार साल तक, क्योंकि अज्ञात है वो समय कि कब से हम एक थे, बलूचिस्तान या पख्तूनिस्तान के मौजूदा इलाके से लेके और ढाका तक हज़ारों साल तक हम एक थे। केवल पूजा पद्धति बदलने से कोई इस देश का हिस्सा नहीं रहेगा, ये कितनी थोथी बात है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सप्रे जी ने जिसका जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये बदनाम करने की कोशिश करती है कि सावरकर जी ने कोई माफ़ी मांगी थी, इस तरह की कोई बात थी। मित्रों, एक कानूनी नज़रिया होता है। जब सावरकर जी को सज़ा हो गई तो किसी भी तरह के किसी भी आरोप में जब किसी व्यक्ति को सज़ा होती है तो एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। दुनिया भर की न्यायिक पद्धतियों में एक बात है कि जो आरोपी होता है उससे पूछा जाता है कि आपकी इस पर क्या याचिका है, क्या प्रार्थना है। वो कहता है कि आपने जो कुछ भी आप सज़ा रखी है, जैसे उस समय राजद्रोह की बात आपने कही थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को ना मानने की बात कही थी, अगर आप उसको सरेंडर करते हैं तो उस पर विचार हो सकता है। तो इसमें कोई ये बात नहीं थी कि उन्होंने कोई माफ़ी मांगी है, केवल इतनी बात थी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको रिकॉग्निशन आप देते हैं कि नहीं देते हैं, और इसको रिकॉग्निशन देने के अंतर्गत आप ये बात करते हैं कि नहीं, आगे जो भी आपकी गतिविधियां होंगी वो उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत होंगी। गांधी जी जो कुछ भी आंदोलन करते थे वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो आंदोलन किए वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अंदर किए। और अगर उसमें सावरकर जी ने कहा कि आगे हम जो भी करेंगे वो उस फ्रेमवर्क के अंदर होगा, तो वो कोई माफ़ी नहीं थी, वो एक रियलाइजेशन था, जिसे अलग अलग फेज़ में हम कहते हैं कि उनको लगा कि अगर हम 50 साल तक इस जेल में पड़े रहते हैं, इससे बेहतर ये है कि समाज को जागृत करने का कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए। तो उसके लिए एक पिटीशन थी जो हर आरोपी या हर कन्विक्ट का अधिकार होता है। उसके ज़रिए उन्होंने कहा कि उस फ्रेमवर्क को, जिसको उस समय के जो मुख्य धारा के आंदोलनकारी मानते थे, हम भी उस को मानेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि केवल सशस्त्र क्रांति के जरिए ही हम अपना काम करेंगे या कोई दूसरी गतिविधियों के जरिए करेंगे। इतना तो ये बदनाम करने की वजह नहीं है। उन्होंने वही रास्ता कहा था कि जिस रास्ते के जरिए गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, हम भी उसी रास्ते के जरिए करेंगे। उसके लिए खाली उनको बदनाम कर देना, ये कहना कि दया याचिका थी, ये सरासर गलत है। पिटीशन लोढ़ा साहब है, पिटीशन जो है वो हर कन्विक्ट का अधिकार होता है, उसमें कोई दया करने और ये इस तरह की कोई हीन भावना की कोई बात नहीं होती है। ये तो दुनिया भर के न्यायिक पद्धतियों का एक अधिकार है, और 4 बार भी अगर उन्होंने उस तरह की बात रखी है तो उसमें भी कोई गलत अवैधानिक बात नहीं है। अगर कोई बदनाम करने के लिए भी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये तो कहा नहीं कि मैं कोई काम करूंगा या नहीं करूंगा, उन्होंने यही कहा कि हिंसा के जरिए, जिसके जरिए कई बार गलत लोग निशाने पे हो सकते हैं, वो दुनिया के मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए हम जो रिकॉग्नाइज सिस्टम है उस पर आगे चलेंगे। तो उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत तरीके से प्रचारित किया। लेकिन कांग्रेस के मित्रों को यह हमेशा जानना चाहिए कि जिन कठोर परिस्थितियों में सावरकर जी ने काला पानी की सज़ा भुगती है, उसका एक भी दिन
उन कथित कांग्रेस के नेताओं को नहीं हुआ जिनकी जय जयकार आज कांग्रेस के नेता करते हैं। मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, बड़े से बड़े नेताओं का, कि भैया जिनको आप बड़े से बड़ी पदवी से नवाजते हैं, इनको काला पानी क्यों नहीं भेजा? तो काला पानी तो उन्हीं को भेजा था जिनको अंग्रेज़ सरकार को जिनसे डर था, जो यहाँ कंफर्टेबल तरीके से सड़क पे 10-20 की संख्या में जाते थे, गिरफ्तारी देते थे, 2-3 महीने में रिहा किया जाते थे, उससे अंग्रेज़ों को कोई डर नहीं था। तो इसीलिए सजाएं उन लोगों को ज़्यादा मिली जो जिन्होंने खतरा पैदा कर दिया अंग्रेज़ों के लिए। तो कांग्रेस के लोग इतना समझ लें कि सूरज के ऊपर थूकने का प्रयास नहीं करें। सावरकर जी के जो प्रयास थे वो बहुत ऊंचे दर्जे की राष्ट्रभक्ति थी, जिसमें अपनी आहुति देता है व्यक्ति। आज हम और आप लोग भी राष्ट्र के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या है, वो कुछ समय का है, कुछ धनराशि समर्पित करते हैं, परिवार का समय समाज को देते हैं, राष्ट्र को देते हैं। कांग्रेस के नेता भी इतना ही कर रहे थे, लेकिन जो क्रांतिकारी कर रहे थे या जो सावरकर कर रहे थे, वो कंट्रीब्यूशन और ऊपर के दर्जे का है। कानून उसको मान्यता दे या ना दे, कानून तो भगत सिंह जी के जीवोत्सर्ग को भी मान्यता नहीं देता है, क्योंकि वो भी उसी तरह की गतिविधि थी अंग्रेज सरकार की नज़र में। और सुभाष चंद्र बोस ने जो कुछ किया वो भी उस तरह की गतिविधि थी। शर्म की बात यह रही कि स्वतंत्र भारत में जो इतिहास लिखने का काम किया वामपंथी इतिहासकारों ने, वो कांग्रेस के संरक्षण ने किया। और कांग्रेस ने अपनी छवि बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े आयाम को दुर्लक्ष्य भी किया और बदनाम भी किया। हजारों लोगों ने अनुशीलन समिति के जरिए काम करने की वजह से अपना जीवन होम दिया। जो उस समय के बंगाल का इतिहास पढ़ेंगे आप, तो हजारों युवा हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। उनकी कोई इतिहास में चर्चा नहीं होती। इतिहास में चर्चा किन की होती है? जो 2-4 महीने रहते थे, रिहा होकर आ जाते थे, कंफर्टेबली कहीं महल के नाम से प्रसिद्ध चीज़ों में रहते थे, निकल के आ जाते थे। बाद में सरकार में बड़े बड़े ओहदों पर रह लो, वो सबसे बड़े बलिदानी माने गए, क्योंकि इतिहास गलत तरीके से लिखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज सावरकर जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी, उनकी स्मृति में सबसे ज़्यादा किया जाना यही उचित होगा कि उनके जो विचार हैं, चाहे वो हिंदुत्व से संबंधित हों, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हों, या भविष्य के हिंदुस्तान के नक्शे से संबंधित हों, वो हमको लगातार फैलाए रखना है। आज से 70 साल पहले या 72 साल पहले अगर देश का कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया है, तो हम ये नहीं मान सकते कि हमेशा के लिए अलग हो गया है वो, क्योंकि इससे भी बुरी परिस्थितियां यहूदियों ने भोगी हैं और हज़ारों साल तक उनका भूभाग उनसे छीन कर रखा गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं मान लिया कि फ़िलिस्तीन हमसे अलग हो गया है या हमने छोड़ दिया है। तो हमें भी आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा को हम मानते हैं, उस बात को बलूचिस्तान के लोग, पख्तूनिस्तान के लोग, सिंध के लोग या मौजूदा बांग्लादेश के लोग या पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कभी ना कभी मानेंगे और ये भारत फिर से अखंड होगा। क्योंकि पाकिस्तान में भी आज इस बात पर विचार होता है कि आप अपने इतिहास किस तरह बदल सकते हैं। आपने तात्कालिक रूप से मान लिया कि मजहबी तौर पर एक अलग कौम होने की वजह से हमको अलग रास्ता चाहिए, लेकिन आप अपने बाप दादा किस तरह बदल सकते हैं। गजनबी ने कोई सोमनाथ मंदिर पर अकेला हमला नहीं किया था। गजनबी ने जब हमला किया था, गौरी ने जब हमला किया था, तो उसने तो बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान की आत्मा को भी झकझोरा था, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी कत्लेआम किया था। तो उन मूल्यों को समझने की ज़रूरत है और वर्तमान परिस्थितियों के नज़रिए से उसकी व्याख्या करने की ज़रूरत है। अगर हम उन चीज़ों को समझ पाए और समाज में व्यापक रूप से फैला पाए, तो निश्चित तौर पर सावरकर जी की उन अंतिम इच्छाओं का सम्मान कर पाएंगे और वो फलीभूत हो पाएंगी जो उन्होंने अंतिम शब्दों के रूप में मांगी थी कि अगर कोई मुझसे अखंड भारत का वादा करे
तो मैं जीवित रह सकता हूँ। जो सप्रे साहब ने पहले कहा था कि हम ये मानते हैं कि विचारों के रूप में तो जीवित हैं ही सावरकर जी, सूक्ष्म शरीर के रूप में भी कहीं ना कहीं जीवित होंगे। और हमें ये विश्वास भी रखना चाहिए और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए कि अखंड भारत कभी ना कभी ज़रूर बने और सावरकर जी की आत्मा जहाँ कहीं भी, जिस भी लोक में, जिस भी रूप में हो, वो उस संस्कार के जरिए ही या उस श्राद्ध के जरिए ही वो संतृप्त हो। ऐसी हम कोशिशों में अपना योगदान दे पाएँ, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।